हेलो एवरीवन। देखो अपन ने लास्ट लेक्चर में एम्पिरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ लिया था। मैंने बोला भी था आपको कि मोल पढ़ के आना, अपन आगे स्टार्ट करने वाले हैं। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं मोल। बेसिकली मोल है क्या? मोल केमिस्ट्री का वर्ड नहीं है। मोल किसका वर्ड है? मैथ्स का वर्ड है। सर मैथ का वर्ड अपन क्यों पढ़ रहे हैं? सुनो बात। जैसे 12 पेन होते हैं तो अपन क्या बोल देते हैं? 1 दर्जन हो गया। जब 144 पेन होते हैं मतलब 12 दर्जन हो जाता है तो अपन उसे बोलते हैं 1 ग्रॉस हो गया। 12 दर्जन इक्वल टू 1 ग्रॉस होता है ना। 100 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 क्विंटल हो जाता है ना। तो इसी टाइप से जब एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। अभी बताने वाले हैं। फिजिक्स में आपने बेसिक फंडामेंटल यूनिट पढ़ी होगी, 7 स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट होती है, उसमें अमाउंट भी आता है। अमाउंट की यूनिट जो होती है वो क्या होती है? मोल। पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या होती है? मोल है। तो मोल बेसिकली है क्या? पदार्थ की मात्रा की इकाई है। लिखो पहला पॉइंट, मोल है क्या? सूक्ष्म पदार्थ, मैं ऐसा बोल सकता हूं, सूक्ष्म पदार्थ, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, सूक्ष्म पदार्थ के मात्रा की इकाई यूनिट है मोल। सूक्ष्म पदार्थ के मात्रा की इकाई क्या है? मोल है। क्या होता है भाई? मोल वो संख्या है जो कार्बन 12 के 12 ग्राम में, मोल वो संख्या है जो कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। इसका मतलब मैं ऐसा बोल दूं कि 1 मोल जो होगा वो किसके बराबर होगा? कार्बन 12। कार्बन 12 का मतलब 12 वाला आइसोटोप लेना। कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं ना, 12, 13, 14, 12 वाला काम में लेना है। कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने कार्बन परमाणु हैं उसी को क्या बोलेंगे? 1 मोल बोलेंगे। तो 1 मोल इज इक्वल टू C12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या। और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु की संख्या मालूम है कितनी होती है? 6.023 इंटू 10⁻23। इसी को अपन क्या बोलते हैं? 1 मोल। जब इतना बड़ा नंबर हो जाता है तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? 1 मोल बोलते हैं। 6.023 इंटू 10⁻23। इस नंबर को जो है वो अपन एवोगैड्रो नंबर, अवोगाद्रो संख्या NAB बोलते हैं। कौन सी संख्या बोलते हैं? अवोगाद्रो संख्या, एवोगैड्रो नंबर NAB बोलते हैं। ठीक है बात? तो 1 मोल इज इक्वल टू Na। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लो, मैंने बोला 1 मोल पेन है तो 1 मोल इज इक्वल टू Na। नंबर लिखना होगा तो ये नंबर लिख दूंगा। मोल के जस्ट बाद में क्या लिखा गया? पेन, तो Na के जस्ट बाद में पेन लिख दूं। अब केमिस्ट्री में कोई पेन थोड़ी ना आएगा, केमिस्ट्री में तो आएगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल की जगह Na इलेक्ट्रॉन। 1 मोल क्या होगा? प्रोटॉन, तो Na प्रोटॉन। 1 मोल एटम, तो Na एटम। ये हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? बात क्लियर? ये इस टाइप से आपको टैकल करना है। चले आगे देखो। अब आगे, अब मोल के अंदर मैं आपको बेसिकली 3 कंसेप्ट बताने वाला हूं। उन 3 कंसेप्ट को आपको दिमाग में सेट रखना है। ठीक है। कंसेप्ट नंबर फर्स्ट, इसी से अपन फॉर्मूला भी लेके आएंगे। कंसेप्ट नंबर फर्स्ट क्या है कि 1 मोल में कणों की संख्या जो होती है, 1 मोल में कणों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? Na एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.023 इंटू 10⁻23। बेटा मैं जब भी न्यूमेरिकल दूंगा ना
तो वो 6 इंटू 10⁻23 के हिसाब से दूंगा, न कि किसके हिसाब से, 6.023 के हिसाब से। ठीक है, तो एक मोल में कणों की संख्या क्या होगी, Na, 6.023 इंटू 10⁻23। अब ये तो एक इक्वेशन हो गई ना, ये तो एक इक्वेशन हो गई, एक मोल में कणों की संख्या बराबर Na। जैसे एक पेन बराबर 10 रुपए, ये एक इक्वेशन है। तो दो क्वेश्चन बनेंगे, या तो मैं रुपए देके पेन पूछूं या पेन देके रुपए पूछूं। जैसे एक पेन बराबर 10 रुपए, तो मैंने पूछा 50 रुपए में कितने पेन आएंगे, तो तुम बोलोगे 10 रुपए में एक पेन आता है, तो 50 रुपए में 5 पेन आएंगे। कैसे कैलकुलेट किया, 6, 7, 8 में करते थे ना, चूंकि 10 रुपए में एक पेन आता है इसलिए 1 रुपए में आएगा 1/10, और इसलिए 50 रुपए में आएगा 1/10 इंटू 50, 5। या दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, या दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, बताओ 6 पेन खरीदने तो कितने रुपए आएंगे। जो कैलकुलेट करना है उसको राइट हैंड साइड में रखना है, जो कैलकुलेट करना है उसको राइट हैंड साइड में। तो एक पेन बराबर 10, इस बार रुपए दे रखे, पेन कैलकुलेट करना, तो 10 रुपए बराबर एक पेन लिख दो। 10 रुपए बराबर एक पेन, तो 1 रुपया बराबर 1/10, और आपको मालूम चल जाएगा। समझ में आ रही बात। चल, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, एक मोल में कणों की संख्या Na होती है, ये देख लो, इसके ये एग्जाम्पल हो गए। सिंपल सा क्वेश्चन ये बनेगा, पहला क्वेश्चन आज का। 1.5 मोल में कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात करो। कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। 1.5 मोल में कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अभी इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, परमाणु कैलकुलेट करने मतलब पार्टिकल कैलकुलेट करने। तो 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है, Na। ठीक है, तो 1.5 मोल कार्बन मतलब 1.5 मोल कार्बन परमाणु मतलब 1.5 इंटू Na कार्बन परमाणु, ये आ जाएगा। नंबर पूछ ले कोई तो Na की जगह वैल्यू पुट कर दो। ये इतने कार्बन परमाणु आ गए, 9 इंटू 10⁻23 कार्बन परमाणु आ जाएंगे। बात क्लियर है, हाँ या ना, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, उल्टा क्वेश्चन आएगा इसका। CO2 अणुओं में मोलों की संख्या ज्ञात करो। इस बार कैलकुलेट क्या करना है, मोल। तो मोल को किस साइड में रखेंगे, राइट हैंड साइड में। मोल को किस साइड में रखेंगे, राइट हैंड साइड में। बस इतना सा काम करना है। तो 6 इंटू 10⁻23 अगर अणु होते तो कितना मोल होता, 1, ये लो। और एक अणु होता तो मोल हो जाते इतने, ये लो। और कितने दे रखे, 1.5 इंटू 10⁻20 अणु, तो कितने हो जाएंगे, 1/6 इंटू 10⁻23 इंटू 1.5 इंटू 10⁻20, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 10⁻³ इसका मतलब 0.25 इंटू 10⁻³ मोल आ गया। यही तो बात हुई। अब आपने इसको कैलकुलेट कैसे किया, आपने इसको कैलकुलेट कैसे किया वो देखो क्या बनने वाला है, वो देखो क्या बनेगा। आपने इसको कैलकुलेट कैसे किया, आपने इसको कैलकुलेट किया तो देखो फॉर्मूला क्या बना, मोल इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻20 क्या थे, दिए गए कण, दिए गए कणों की संख्या, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल, किससे डिवाइड किया, 6 इंटू 10⁻23 मतलब Na से। ये मोल का फॉर्मूला है। आपने डिराइव किया ना, डिराइव हुआ है, कोई रट्टा थोड़ी मारा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखे वापस इधर से, कणों की संख्या ज्ञात करनी थी, मोल दे रखा था तो Na का मल्टीप्लाई कर दिया, 1.5 इंटू Na 1.5 Na आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में कणों की संख्या दे रखी है, सीधा Na से डिवाइड कर दो, काम हो गया। दो फॉर्मूला डिराइव हुआ है।
नहीं भी याद था फॉर्मूला तो काम चल गया, मैंने डिराइव करके बता दिया अब। ठीक है, सेकंड कंसेप्ट पे बात करते हैं। अब सेकंड कंसेप्ट पे बात करते हैं। सेकंड कंसेप्ट क्या? कंसेप्ट नंबर सेकंड, एक मोल परमाणु ऑब्लिक अणु, परमाणु है तो परमाणु या फिर अणु, एक मोल परमाणु या अणु का द्रव्यमान इज इक्वल, परमाणु होगा तो परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर वेट, और यूनिट क्या लगानी है? ग्राम। तो एक मोल परमाणु या अणु का जो द्रव्यमान होगा वो किसके बराबर होगा? एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट किसके बराबर? ग्राम। एक मोल परमाणु या अणु का जो द्रव्यमान होगा वो किसके बराबर होगा? एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट, और यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम हो जाएगी। ये ध्यान रखना बस। दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बता दूं, मेरे को बोले कार्बन के एक मोल परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? एक मोल परमाणु का द्रव्यमान ये बोल दिया, तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 12, यूनिट लग जाएगी ग्राम। मेरे को ऐसा बोल दिए CO2 के एक मोल परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो मैं सिंपल सा ये बोलूंगा CO2 का मॉलिक्यूलर वेट 44 पहले लिखा रखा है, जो पहले लिखा रखे उसके पीछे यूनिट ग्राम लिख दो तो एक मोल का द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है बात। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए आज का, 0.002 मोल हीलियम का द्रव्यमान ज्ञात करो। 0.002 मोल हीलियम का द्रव्यमान ज्ञात करो। तो सिंपल सी बात है, हीलियम का द्रव्यमान ज्ञात करना है ना, तो एक मोल का द्रव्यमान कितना होता है हीलियम का? 4 ग्राम। तो 0.002 मोल का कितना हो जाएगा भैया? 4 इंटू 0.002 इज इक्वल टू 0.008 ग्राम हो जाएगा। ये लो 0.008 ग्राम हो जाएगा। समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही? आ रही है बात। चले अब आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 2.84 मिलीग्राम Na2SO4 में 2.84 मिलीग्राम Na2SO4 में मोलों की संख्या ज्ञात करो। ये दे दिया क्वेश्चन है ना, तो इसको कैसे करना है? 2.84 मिलीग्राम है ना, तो मैंने ये बोला Na2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लो, कितना आता है? 142। मोल कैलकुलेट करना है तो राइट हैंड साइड में रखेंगे। 142 ग्राम होता तो मोल कितना होता? 1 ग्राम होता तो मोल कितना हो जाएगा? ये लो। और 2.84 मिलीग्राम है तो कितना हो जाएगा? मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, ये लो जी। ठीक है, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁵ मोल। ये आ गया 2 इंटू 10⁻⁵ मोल। ये मोल कैलकुलेट करने का दूसरा फॉर्मूला आया। ये 2.84 मिलीग्राम दे रखा था है ना, तो दिया गया भार या द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान डिवाइड बाई परमाणु है तो परमाणु भार, ऑब्लिक अणु है तो अणु भार, और ये किस में होना चाहिए? ग्राम में। तो ये मोल का सेकंड नंबर फॉर्मूला आ गया। तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखो, मोल दे रखा था, ये लो, परमाणु भार कितना था? 4, तो मल्टीप्लाई कर दिया। इस वाले क्वेश्चन को देखो, 2.84 मिलीग्राम दे रखा तो ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइड बाई 142 कर लिया, आंसर आ गया। हो गए दो कंसेप्ट। तीसरे कंसेप्ट पे आओ, इसके तीसरे कंसेप्ट पे आओ। इनका तो बस यूज करना, इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे कभी भी, इनका तो अभी आगे यूज करना सिखाएंगे। तीसरे कंसेप्ट पे आओ। क्या है तीसरा नंबर कंसेप्ट? कंसेप्ट नंबर 3,
क्या होगा कंसेप्ट नंबर 3, एक मोल गैस अणु का, एक मोल गैस अणु का एनटीपी पर आयतन, कोई कहता है एसटीपी, तो बोलना हाँ सही बात है। एनटीपी अपन को तो ये ध्यान रखना है 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटीएम पे बात कर रहे हैं अपन, 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम। मोल में एनटीपी एसटीपी एक ही कंसीडर करते हैं। तो एक मोल गैस अणु का एनटीपी पर आयतन जो होगा वो कितना होगा 22.4 लीटर, या एमएल में बात करोगे तो 22,400 एमएल हो जाएगा। तो एक मोल गैस अणु का एनटीपी पर आयतन 22.4 लीटर या 22,400 एमएल, ये थर्ड कंसेप्ट है। ध्यान रहे पहली बात गैस हो और दूसरी नंबर बात ये लिखा हुआ हो एनटीपी या फिर ये कंडीशन, तो ये बात करनी है आपको, अदरवाइज नहीं। जैसे देखो मैंने एग्जांपल लिखा, एक मोल H2 का एनटीपी पर आयतन, तो मैंने बोला 22.4 लीटर, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैंने बोला एक मोल जल का एनटीपी पर आयतन 22.4 लीटर है क्या? गलत बात। क्यों गलत बात है? जल है, ये द्रव है, नॉट ए गैस, ठीक है, इसलिए गलत हुआ। मैंने बोला एक मोल CO2 का आयतन 22.4 लीटर होगा क्या? नहीं। क्यों नहीं होगा? कंडीशन नहीं दे रखी है। कंडीशन क्या है पहले तो ये तो बताओ कि कंडीशन क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग बात होगी, ठीक है। क्वेश्चन देखिए इसके ऊपर, क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 5 आज का। क्या अपन से ये पूछा गया 1.25 मोल CO2 का एनटीपी पर आयतन कितना होगा? दो ही क्वेश्चन बनेंगे। तो मैंने कहा कि एक मोल अगर CO2 होती तो आयतन कितना होता? 22.4 लीटर। 1.25 मोल है CO2, कितना हो जाएगा? 28 लीटर। ये आगे 28 लीटर, ठीक है बात। आगे देखो उल्टा क्वेश्चन कैसे बन सकता है इसका, रिवर्ट क्वेश्चन नंबर 6, 56 ml N2 गैस के मोलों की संख्या ज्ञात करो। ये लो मैंने एनटीपी भी लिख दिया, एनटीपी पर मोलों की संख्या ज्ञात करो, ये आ गया। तो सिंपल सा है, इस बार मोल कैलकुलेट करना है तो राइट हैंड साइड में क्या रहेगा? मोल 22,400 ml अगर होता तो एक मोल होता। सर आपने 22,400 क्यों लिया? यहाँ पे ml चल रहा है इसलिए। 1 ml होता तो क्या करता? 1 डिवाइड बाई E, और कितना ml है? 56 ml है, इतने मोल हो जाएंगे, 1/400 मोल। इसका मतलब मोल का थर्ड नंबर का फॉर्मूला आ गया, मोल इज इक्वल टू दिया गया आयतन लीटर में होना चाहिए, कहां पे होना चाहिए? एनटीपी पे होना चाहिए, डिवाइड बाई 22. सर ये तो एमएल में दे रखा, तो एमएल को लीटर में कन्वर्ट करते तो 10 की पावर -3 बनाना पड़ता, इधर 22.4, तो बात तो वो की वो होती। समझ में आ रही है बात? ये आपकी बात हो गई सारी। तो मोल के बेसिक 3 कंसेप्ट थे, तो उसके बेसिस पे 3 फॉर्मूले आ गए, ठीक है। 6 मैंने क्वेश्चन करवा दिए बेसिक, इसके ऊपर अब हजारों क्वेश्चन बना लो, सारे यही बनने वाले हैं, ठीक है। अब इनके क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल अपन बढ़ाते हैं, देखो कैसे। बढ़ाए लेवल थोड़ा, देखो एक बात है, मोल के 3 फॉर्मूला है, तीनों मोल के हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी।
इस बार तो इंग्लिश में लिख दूं, पहले हिंदी में लिखा है। गिवन पार्टिकल डिवाइड बाई Na इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाई एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम इन लीटर एट NTP डिवाइड बाई 22.4। बोलो हाँ या ना, बोलो। ये आएगा। तो मोल का फॉर्मूला हो गया गिवन पार्टिकल डिवाइड बाई Na इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम एट लीटर एट NTP डिवाइड बाई 22.4। ओके मामला। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 560 ग्राम Fe में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। तो एक तो मैं 2 मेथड बता रहा हूं। फर्स्ट मेथड क्या, फर्स्ट मेथड तो ये बता रहा हूं कि 560 ग्राम द्रव्यमान दे रखा है, तो मोल ज्ञात कर लो। पहले मोल कैसे ज्ञात करोगे, 560 डिवाइड बाई एटॉमिक वेट, तो आ गए मोल 10। अच्छा, मोल आ गया, परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई Na। ये लो साहब, ऐसा होता है। मोल कितने दे रखे हैं, 10, तो पार्टिकल या परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 Na। नंबर चाहिएगा तो 10 की पावर 23, 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 24 आ गया। ये लो, ऐसे हो जाएगा। सेकंड मेथड देखे, काम की बात कर रहा हूं, सीधा एक लाइन में आंसर आ जाएगा, इतना लंबा चौड़ा माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें मोल को इंटरमीडिएट बनाना पड़ रहा है। आप तो क्या दे रखा है, मास दे रखा है और पार्टिकल, तो इन दोनों को आपस में बराबर कर दो, बस काम हो गया। पार्टिकल कैलकुलेट करना है, ये लो पार्टिकल डिवाइड बाई Na, ये लो गिवन मास 560 डिवाइड बाई 56 कितना हो गया, 10। तो नंबर ऑफ एटम या पार्टिकल जो होगा वो कितना होगा, 10 Na। आया समझ में या नहीं आया, आ गया, 10 Na हो जाएगा। इसी टाइप से ही करना है। अब सेकंड वाले मेथड को ही प्रीफर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 13.2 ग्राम CO2 का NTP पर आयतन ज्ञात करो। आयतन ज्ञात करो। इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इन 2 क्वेश्चन के बेसिस पे। आपस में इंटर कन्वर्जन करना, तो इंटर कन्वर्जन के लिए समझ में आ गया कैसे अप्लाई करोगे, बोलो हाँ या ना। ओके मामला। चलो, मास दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, इसका मतलब इन दोनों को कर दे इस बार बराबर, इन दोनों को, तो इन दोनों को करो बराबर। मॉलिक्यूलर वेट कितना, 44। वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, लीटर में आएगा 22.4। ये कितना हो गया, 0.3, तो वॉल्यूम इन लीटर आएगा कितना, 6.72 लीटर आ जाएगा। ठीक है बात, हाँ या ना। चले आगे। ये बेसिक बात हो गई मोल से रिलेटेड। ये बेसिक मोल है, ये तो आपको कैलकुलेट एटलीस्ट करना आना चाहिए। मैंने 8 क्वेश्चन बता दिए देखो इसके बेसिस पे। अब इससे थोड़ा एडवांस लेवल पे चलते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं और एडवांस लेवल पे। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। अब अपन पहले बात करेंगे सारे के सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स बोले तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से रिलेटेड मोल में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आ रहा हूं एक मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश पर। एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात करो। तो क्या कौन सी बड़ी बात है, हो जाएगा, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अपन ने बोला एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम। मैग्नीट्यूड लेना, प्लस माइनस नहीं, है ना। तो एक मोल मतलब Na इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो जाएगा, तो मैं सिंपल सा बोलूंगा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -19 इंटू Na। Na की वैल्यू पुट कर दो,
6.023 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व करोगे तो लगभग इतना आएगा 96500 कूलम। कितना आएगा? 96500 कूलम आएगा। और इस 96500 कूलम को क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? 1 फेराडे भी बोलते हैं। तो इसका मतलब लास्ट में कंक्लूजन ये आ गया, एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा वो कितना फेराडे होगा? 1 फेराडे। बस आपको आवेश हमेशा फेराडे में चाहिएगा। जब कभी कूलम में चाहिएगा तो 1 फेराडे को आप मल्टीप्लाई कर देना 96500 से, बस काम हो गया आपका। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी। अब क्वेश्चन समझे, जैसे मैंने आपको दे दिया 0.2 मोल कैल्शियम +2 है का आवेश ज्ञात करो। ये एग्जाम में चेंज हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, तो इसके ऊपर फोकस नहीं करें। अपन सोचते कैल्शियम +2। अगर एक अकेला कैल्शियम +2 आयन है तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन का आवेश है? +2। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश है। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले ना, तभी तो +2 आया। तो कितने इलेक्ट्रॉन का आवेश हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश है। 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, यही बात हुई। अगर 1 मोल कैल्शियम +2 आयन होता तो मैं बोलता 2 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। अरे भैया 2 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना? 2 फेराडे। तो आप सीधे ही लिख सकते थे ना, इसका 1 मोल होगा तो 2 फेराडे का चार्ज होगा। देख लो, आया ना, मैंने प्रूव कर दिया ना। अब तो सीधा लिख सकते हो 2 फेराडे होगा। कितने मोल दे रखे हैं? 0.2 मोल। ये लो 0.2 दे रखा है तो 2 इंटू 0.2 फेराडे, इसका मतलब 0.4 फेराडे आ गया। अब क्वेश्चन कैसे, जरूरी थोड़ी ना मोल दे रखा होता, मोल कैलकुलेट करने का तरीका भी होता है। द्रव्यमान दे देता तो मोल कैलकुलेट कर लेता, मैं नंबर देता तो भी मोल कैलकुलेट कर लेता, बस काम हो गया आपका। इसी टाइप से अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता आपसे, और कैसा क्वेश्चन पूछ ले चार्ज के ऊपर ही, अगर ऐसा पूछ ले 5.4 ग्राम NH4 का आवेश ज्ञात करो, ये दे देता तो मैं तो ये काम करता। अगर 1 मोल अमोनियम आयन होता ना तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश मतलब 1 फेराडे, यही तो बात है। 5.4 ग्राम मैंने इधर साइड में मोल कैलकुलेट कर लिए, इसके डिवाइड बाई 18 0.3, जो अभी पहले पढ़ाया ना आज आते ही, उसी का यूज हुआ। देखो तो 0.3 मोल में अमोनियम पर आवेश कितना होगा? 0.3 फेराडे। बोलो हाँ या ना। हो गए चार्ज से रिलेटेड प्रॉब्लम, चार्ज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई ना। तो ये चार्ज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो इनको ऐसे टैकल करना है अपन को। चलो एक क्वेश्चन और डिफरेंट टाइप का देखते हैं। चार्ज से रिलेटेड ये सारी प्रॉब्लम हो गई, 3 प्रॉब्लम मैंने करवा दी। इन सबको किसके अकॉर्डिंग टैकल करना है? चार्ज के अकॉर्डिंग टैकल करें। आगे देखें, 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में मोलों की संख्या ज्ञात करो। ये दे रखा है 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है और उसमें मोलों की संख्या कैलकुलेट करो। तुम लोग बोले यार बहुत इजी है, क्या दिक्कत है? 1 मोल दे रखा है, 1 मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, द्रव्यमान दे दिया 1 किलोग्राम, डिवाइड कर दो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से, कितना? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। गलत। क्यों गलत? अरे भैया वो 1 मोल का द्रव्यमान थोड़ी ना 9.1 इंटू 10⁻31, वो तो 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। कितने इलेक्ट्रॉन का? 1 का। समझ में आ रही है बात? 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। 1 मोल का तो कुछ अलग ही होगा। तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे करें? मैंने कहा बिल्कुल बेसिक आइडिया से ही करो। 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg अगर मास होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 किलोग्राम होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 1 डिवाइड बाई 9.1 इंटू 10⁻31 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चलो साहब, अरे ये तो पार्टिकल आ गए, इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्टिकल। तो मोल कैलकुलेट नहीं कर सकते हो क्या? Na से डिवाइड कर दो। Na से डिवाइड करते ही Na किधर आएगा? 6.02।
इंटू 10⁻23 पावर क्या बन गई ऊपर जाके 10 की पावर 8 9.1 इंटू 6.02 मोल आ गए। ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है, उसमें इसी फॉर्मेट में पढ़ा था 10 की पावर 8 अपॉन 9.1 इंटू 6.02। देखो बहुत कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बस गलती यहां पे ये होती है लोग 9.1 इंटू 10⁻⁻31 से डिवाइड कर देते हैं और बोल देते हैं वो मोल है ना, वो तो नंबर आया है। ठीक है बात, चलो आगे देखो और क्वेश्चन देखो। चलिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 13। अब कुछ कैलकुलेशन करते हैं। मास से रिलेटेड बात हो गई, चार्ज से रिलेटेड बात हो गई, अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे। कैलकुलेशन में करना कुछ नहीं है, 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, उसमें बोला है प्रोटोनों की संख्या ज्ञात करो। ये प्रोटोन आए तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कुछ भी आ सकता है बेसिकली तो। ठीक है, मैं एक एक चीजें सिखा रहा हूं, तीनों चीजें सिखा दूंगा। 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में प्रोटोनों की संख्या ज्ञात करो। मैंने क्या किया, इस 20 ग्राम के ऊपर फोकस नहीं किया, ये तो चेंज हो जाता है एग्जाम में जाते ही। 20 ग्राम की जगह मोल लिखा हुआ आ सकता है, 40 ग्राम लिखा हुआ आ सकता है, कुछ नंबर भी लिखा हुआ आ सकता है। मैं फोकस कर रहा हूं कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर। कैल्शियम कार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल लो, नंबर ऑफ प्रोटोन बताओ। कैल्शियम में 20, कार्बन में 6, 3 इंटू 8 कितने हो गए, 50 प्रोटोन हो गए। तो जब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 50 मोल हो जाएंगे। इधर मोल लिखा तो इधर भी मोल लिख दो। मैंने साइड में कैलकुलेट कर लिया मोल कितने हैं, 20 डिवाइड बाई 100 0.2 मोल है। कितना मोल है, 0.2। 20 ग्राम का मतलब 0.2 मोल, तो 0.2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में प्रोटॉन कितने होंगे, तो 50 इंटू 0.2 मोल प्रोटॉन हो जाएंगे। इसका मतलब 10 मोल प्रोटॉन हो गए। 10 मोल प्रोटॉन का मतलब 10 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 मतलब 6.02 इंटू 10⁻24 प्रोटॉन आ जाएंगे। बोलो हाँ या ना, बोलो। समझ में आया व्यवस्थित, अभी तक समझ में आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन और देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखे। अगला क्वेश्चन ये है 0.2 मोल S-2 सल्फाइड आयन में कुल इलेक्ट्रॉन एवं संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। ठीक है, ये दिया। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट बता देते हैं। आप बता चुका हूं पहले वैसे फर्स्ट लेक्चर के अंदर, है ना। सुनना बात को, S-2 के ऊपर बात करो। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 16 प्लस 2 18 इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल अगर S-2 हुआ तो सब 18 मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितना मोल दे रखा है, 0.2 मोल दे रखा है S-2, तो कितना हो जाएगा 18 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 3.6 मोल टोटल इलेक्ट्रॉन तो आ गया। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 3.6 मोल इलेक्ट्रॉन। अब बारी आई वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, सेकंड पार्ट इसका। S-2 में हुए 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे लिखोगे तो ये 8 क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अगर 1 मोल में S-2 लेता हूं तो 8 मोल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 मोल S-2 लेता हूं तो 8 मोल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितना मोल दे रखा है, 0.2 मोल दे रखा है, तो 8 इंटू 0.2 मोल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 1.6 मोल क्या आ जाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बोलो हाँ या ना, आ गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन काउंट करना आ गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना आ गया, प्रोटॉन काउंट करना आ गया। एक क्वेश्चन और देखो, न्यूट्रॉन का भी बता देते हैं। करना तो इसी टाइप से है बस,
लेकिन अच्छा क्वेश्चन बताते हैं। 18 ml H2O में न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। ये 18 ml चेंज हो सकता है, ये 18 ml एग्जाम में जाते ही चेंज हो सकता है, इसलिए अपन 18 ml के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। 18 ml के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, अपन फोकस करते हैं H2O में न्यूट्रॉन बताओ। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, इधर लिख रहा हूं साइड में 1H1, न्यूट्रॉन 1 - 1 0, तो 2 × 0 प्लस ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8 न्यूट्रॉन हो गए। अगर 1 मोल H2O होगा तो न्यूट्रॉन कितना होगा 8 मोल। बात समझ में आई? अब पहले इसके मोल कैलकुलेट करो कैलकुलेट, देखे मैं देखता हूं कितने आते हैं। 18 ml H2O के मोल कैलकुलेट करो 18 डिवाइड बाई 22,400 ml, 18 डिवाइड बाई 22,400 ml। जैसे ही आपने डिवाइड किया कोटा, अरे 22,400 ml तो तब आता ना जब गैस होती है और एनटीपी। ये तो H2O है, वाटर है, वाटर की डेंसिटी बताई थी ना कितनी होती है 1 ग्राम पर ml। अगर वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है तो 18 ml बोलो या 18 ग्राम बोलो एक ही बात है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना आएगा 18 डिवाइड बाई 18 कितना 1 मोल। तो 1 मोल H2O ही है, तो इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे 8 मोल न्यूट्रॉन होंगे। बोलो हाँ या ना? हाँ, तो बस 8 मोल का मतलब 8 Na, 8 मोल का मतलब 8 Na। ठीक है बात, चले आगे क्वेश्चन और देखो, देखते जाओ। अभी तो एक क्वेश्चन करवा रहा हूं जिसमें 6-7 पार्ट करवाने वाला हूं। जो अभी तक जितना कुछ पढ़ा है वो सारा समराइज्ड हो जाएगा एक ही क्वेश्चन में। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर कैलकुलेट करना आ गया, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात हो गई, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड मास की बात हो गई। देख लो, हर लेक्चर के अंदर 15-16 क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको एटलीस्ट। क्वेश्चन नंबर 16 मेरे को दे रखा है 2.7 ग्राम ग्लूकोज, 2.7 ग्राम ग्लूकोज। अब पूछा क्या क्या है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, क्या क्या पूछा जा रहा है उसके बारे में बात कर रहा हूं। क्या पार्ट दिए, फर्स्ट पार्ट नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या, बेटा हिंदी चल जाएगा ना इतना, नंबर ऑफ मोल्स। सेकंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की संख्या। थर्ड नंबर अणुओं की संख्या। थर्ड नंबर ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। अगला नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन अणुओं की संख्या। ठीक है। मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत। अगला टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉनों की कुल संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ मोल आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आ गया, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ गया, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन आ गया, और क्या आ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया। हाँ, एक और देख लो इसका पार्ट, टोटल नंबर ऑफ एटम। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम। इस टोटल नंबर वाले एटम को मैं यहां पे पुट कर रहा हूं, यहां पे करवाएंगे अपन, है ना, सी पार्ट। ठीक है, चलो एक एक पार्ट करते हैं, बहुत सिंपल सा है, पहले सब कुछ करवा रखा है, उसी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। जैसे आपसे नंबर ऑफ मोल पूछा, द्रव्यमान दे रखा है, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 180। तो एक काम करो ना, इतने मोल आ जाएंगे, इतने मोल आ जाएंगे, 0.015 मोल आ गया, कैलकुलेट कर लिया। आप तो हर पार्ट को एक अलग पार्ट लेते हुए चले। जैसे अगर मेरे को डायरेक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ लेता तो मैं पहले मोल कैलकुलेट करता और फिर उसको Na से मल्टीप्लाई कर देता।
नहीं तो एक तरीका और था, 2.7 डिवाइड बाई 180 इज इक्वल टू पार्टिकल मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाई Na। तो अणुओं की संख्या जो होती वो कितनी आ जाती बताइएगा, 0.015 इंटू Na। थर्ड नंबर, परमाणुओं की संख्या। कभी भी परमाणुओं की संख्या का क्वेश्चन आए तो आपको करना है अणुओं की संख्या मल्टीप्लाई बाई परमाणुकता। क्या करोगे, अणुओं की संख्या मल्टीप्लाई बाई परमाणुकता। अणुओं की संख्या कितनी दे रखी है, ये इंटू परमाणुकता। परमाणुकता 6 और 12 18 और 6 24, यही हो गई। तो 24 का मल्टीप्लाई कर दो, 24 का मल्टीप्लाई कर दो 240 और 360, 0.36 Na आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट डी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक बात बताओ, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम टोटल थोड़ी पूछे, नहीं पूछे ना, तो बस अणुओं की संख्या इनटू हाइड्रोजन की परमाणुकता कितनी है इसमें 6, ये लो। आगे चलो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एक बात बताओ, इसमें ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 3O2 बनेगा, इसका मतलब 3 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जितने अणु होंगे उसका 3 गुना होना चाहिए। अणु कितने हैं, ये अणु है, मल्टीप्लाई बाई 3, 0.045 Na, ये लो। अगला पार्ट, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन 40 रहेगा, फिक्स है, चाहे कितना भी द्रव्यमान लो, 2.7 लो, चाहे 180 ग्राम लो। 180 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो 180 में कार्बन कितना है 72, तो 40% हो गया ना। F वाला पार्ट, सॉरी नेक्स्ट लास्ट पार्ट, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एक रिलेशन बनाते हैं C6H12O6 में न्यूट्रॉन, कार्बन में न्यूट्रॉन होता है 6 इंटू 6, हाइड्रोजन में 0 छोड़ो, 6 इंटू 8 कितना हो गया 36 प्लस 48, 84 न्यूट्रॉन आ गए। कितने मोल है, एक मोल में 84 होंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, कितने मोल दे रखे हैं, 84 इंटू 0.015 मोल न्यूट्रॉन हो जाएंगे। नंबर पूछेगा तो Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सातों पार्ट समझ में आए आपको, सातों पार्ट समझ में आए। ये इस टाइप से पूरे क्वेश्चन में मैंने आपको मूल कंसेप्ट अभी तक जितना पढ़ाया उसको समराइज कर दिया। बात क्लियर, 16 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। आगे देखो, फटाफट करो, देखिए आगे देखो, चलो 2 क्वेश्चन और करवाते हैं। दो क्वेश्चन और करवा दे। क्वेश्चन नंबर 17, 4.25 ग्राम अमोनिया में कुल परमाणुओं की संख्या बताओ। तो मैं तो एक ही लॉजिक बता रहा हूं। अभी मैंने क्या बोला, कुल परमाणुओं की संख्या बराबर अणुओं की संख्या मल्टीप्लाई बाई परमाणुकता। पहले अणुओं की संख्या तो ज्ञात करो। अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, 4.25 डिवाइड बाई 17, अणुओं की संख्या डिवाइड बाई Na। तो अणुओं की संख्या बराबर, अणुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा बोलो, 1/4 इंटू Na, ये हो गई। तो परमाणुओं की संख्या बराबर, परमाणुओं की संख्या बराबर अणुओं की संख्या मल्टीप्लाई बाई परमाणुकता हो गई 4, तो ये आ जाएगा Na। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अगर हाइड्रोजन का पूछता तो यहां 3 हो जाता, नाइट्रोजन का पूछता तो मल्टीप्लाई बाई 8। समझ में आ गई सारे बात। चलो क्वेश्चन नंबर 18, लिखे 220 मिलीग्राम
CO2 में से 5 × 10⁻20 CO2 अणुओं को हटा दिया जाए तो CO2 के कितने मोल शेष रहेंगे? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कितने मोल शेष रहेंगे ये पूछा इस बार क्वेश्चन में। ठीक है, कैसे करें? 220 मिलीग्राम CO2 था, उसमें से इतने अणु हटा दिए, तो मैं पहले एक काम करता हूं, पहले अणु कितने वो कैलकुलेट कर लूं, उसमें से ये माइनस कर दूंगा। तो पहले अणुओं की संख्या ज्ञात करता हूं। 220 मिलीग्राम है तो 10⁻³ डिवाइड बाई 44 इज इक्वल टू अणुओं की संख्या डिवाइड बाई Na। ये कहां से आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Na वो मोल के जो फॉर्मूले लिखे उसी से का ही तो यूज कर रहा हूं। तो CO2 अणुओं की संख्या बराबर, अरे भैया ये 5 हो जाएगा, 5 × 10⁻³ इसको 6 × 10⁻23 30 × 10⁻20 ये मान लो। शेष अणु कितने रहेंगे? ये तो थे स्टार्टिंग में, इसमें से कितने हटा दिए? ये लो इतने हटा दिए, पीछे कितने बच गए? इतने बच गए ना शेष अणु। तो मोलों की संख्या कितनी होगी बोलो? मोलों की संख्या हो जाएगी 25 × 10⁻20 डिवाइड बाई 6 × 10⁻23। तो 4.1 × 10⁻³ मोल क्या रहेगा? रिमेनिंग रहेगा। ठीक है, ये बेसिक मोल की बात हो गई है अपनी। किसकी बात हो गई? बेसिक मोल की। कल आते ही सबसे पहले कल वाले लेक्चर में एटॉमिक मास यूनिट से स्टार्ट करेंगे। परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो बात करेंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे प्रॉब्लम रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे आती है और उसको कैसे टैकल करना है। ठीक है, यहां तक करें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।